आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉ लर्नर्स पे। आज हम लोग यूपी एपीओ के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि यूपी एपीओ की परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है, कितने चरण की परीक्षा होती है, ये सारी बातें, इंटरव्यू का क्या तरीका होता है, मेंस का क्या तरीका होता है और प्रीलिम्स का क्या तरीका होता है और उनमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली परीक्षा होती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो कि प्रारंभिक परीक्षा हम लोग कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चंस आते हैं। और फिर दूसरी परीक्षा होती है मेंस एग्ज़ाम, जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है। और फिर तीसरी परीक्षा होती है इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जा सकता है या कहते ही हैं, क्योंकि 50 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर की परीक्षा होती है ये इंटरव्यू, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व तब नहीं होता जबकि आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं। तो ये केवल यह देखने के लिए होता है कि भाई जिस व्यक्ति का सिलेक्शन किया जा रहा है वो कैसा है, क्योंकि जो आदमी इंटरव्यू तक जाता है वो ये मान लिया जाता है कि वो काफ़ी अच्छा उसने पढ़ाई की है, काफ़ी अच्छे से उसने पढ़ा है विषय को, तभी वो मेंस की परीक्षा क्वालिफाई कर पाता है। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स की, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है जीके का, जिसको कि सामान्य भाषा में हम लोग जनरल नॉलेज कहते हैं, बट केवल कहने के लिए जीके है। इसमें पूरा जीएस आता है। आप जब इसका प्रारूप देखेंगे या कुछ पुराने पेपर को उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ जीके नहीं, ये असल में जीएस है, जिसमें कि पहला पॉइंट है जनरल साइंस का, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें जितने भी तरह के हैं आसपास जितने विज्ञान बनते हैं सामान्यतः क्लास 10th लेवल के, वो सारे प्रश्न इसमें आते हैं और इस पर्टिकुलर विषय से 8 क्वेश्चन बनते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, जिसको कि आप करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके लगभग सारा करंट इसमें जो है आ जाता है, लगभग सारा करंट अफेयर्स, यानी कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, कौन सा खेल हुआ, कौन सी बैठक हुई, कौन सा डेटा आया, कहाँ की बैंक ने क्या काम किया है, अमेरिका की बैंक ने, हिंदुस्तान की बैंक ने, चाइना की बैंक ने क्या किया, ये कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इससे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसी के नीचे एक पॉइंट और है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे भी 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा मानना है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट दोनों एक ही चीज़ें हैं, हालांकि इसे बाइफरकेट इसमें किया गया है, पर अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब आप पढ़ते हैं तो उसमें तीनों चीज़ें आती हैं, प्राचीन काल का भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत यानी मध्यकाल का भारत, आधुनिक भारत। और जब आधुनिक भारत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने आप आ जाता है। तो ना जाने इसको क्या क्या ज़रूरत है इसको बाइफरकेट करने की, पर ये है सब एक ही है, दोनों पॉइंट एक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। 8 क्वेश्चन दोनों से बनते हैं। फिर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। ये तो मैं समझता हूँ इंडियन पॉलिटी तो अपना विषय ही है, भारतीय संविधान या संवैधानिक विधि, तो उसमें ये आ जाता है। पर इसकी जो इस विषय का जो प्रारूप है यहाँ जो पूछा जाता है वो भारतीय राज्य व्यवस्था पूछा जाता है, अर्थात भारतीय शासन पूछा जाता है, ना कि संवैधानिक विधि पूछा जाता है। तो थोड़ा सा फ़र्क है। अब चूँकि अगर आप संवैधानिक विधि अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, बढ़िया से मतलब अगर आप उसको उस तरीके से पढ़ते हैं कि उसमें दोनों चीज़ें समाहित करके पढ़ लेते हैं तब तो फिर कोई बात नहीं। बट अगर आप संवैधानिक विधि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ केवल आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के उद्देश्य से पढ़ते हैं तब फिर आपको राज्य व्यवस्था के लिए अलग से एक किताब या अलग से उसके लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इकॉनमी जो भी हो रहा है दिनचर्या में,
कौन सा डेटा आया है, कौन सी वित्तीय नीति है, कौन सी जितना भी आर्थिक परिदृश्य, मतलब जितना भी आपको आर्थिक जगत में जो भी हलचल हो रही है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो भी हलचलें हो रही हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि इसके अंदर क्या कैसे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका फिजिकल भी आ जाएगा, आपका इंडियन भी आ जाएगा, और कहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से सब कुछ आ जा रहा है। जनरल साइंस जीके का पेपर जो है, एक तरीके से आप इसको इस तरीके से कहिए, जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, वो सब जीएस है, कुछ भी उससे बाहर नहीं है जीएस के पेपर में। अब आ जाइए लॉ के पेपर में। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता से 35 प्रश्न बनते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट से 25 प्रश्न बनते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से 25 प्रश्न बनते हैं। यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन से 15 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जब आप प्रश्नों की गिनती करते हैं तो ये 100 प्रश्न टोटल आते हैं, और जीएस में 50 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन इसमें टोटल बनते हैं। और ये पूरी तरीके से इस पूरे पेपर की ऐसी प्रकृति होती है कि केवल आपको रोके मेंस की परीक्षा से इसको इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। पर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, और इसे क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग नेचर का तो नहीं कह सकते, पर यह है कि कंपटीशन, यही मेन गेट पास पेपर है, गेट पास है। अब आ जाते हैं मेंस की परीक्षा पर, कि मेंस की परीक्षा का क्या तरीका है, क्या पूछा जाता है उसमें। जनरल नॉलेज 100 नंबर का। जनरल नॉलेज को आप जनरल नॉलेज लिखा जरूर है, पर इसको जनरल साइंस ही पढ़िए। सामान्य अध्ययन 100 नंबर का पूछा जाता है। इसके अंदर टिप्पणियाँ आती हैं, सामान्य घटनाक्रम जो भी हुआ है आज एक लगभग 8 से 9 महीने का या साल भर का लेके चलिए, ये सब कुछ इसमें पूछा, और ये सब लिखित परीक्षा होगी। जनरल हिंदी, इसमें निबंध आता है, हिंदी व्याकरण आता है, ये सारी चीज़ें, ये भी 100 नंबर का एक पेपर होता है। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एंड यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, अर्थात इसमें आपका आईपीसी आ गया, सीआरपीसी आ गया, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, ये 3 विषय को कंपाइल करके एक पेपर में लिया गया है, जो कि 100 नंबर का है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है मेंस की परीक्षा में, क्योंकि एपीओ का काम होता है पुलिस के साथ काम करना, और वकील चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो आपका व्यक्तिगत हो, वो साक्ष्यों के आधार पर ही काम करता है। कोई भी वकील साक्ष्यों के आधार पर ही काम करता है। तो और ख़ासकर जब वो आपराधिक मामलों का वकील है, तो बिना साक्ष्य के तो कुछ हो नहीं सकता न्यायालय में। तो इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ एविडेंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, जो कि अकेले एक पेपर बनता है 100 नंबर का। फिर इसके बाद आता है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट 50 नंबर का। अब आप देखेंगे कि मेंस हो गया 400 नंबर का टोटल, इंटरव्यू 50 नंबर का, टोटल नंबर ऑफ मार्किंग है 450 नंबर, इसमें ही आपकी मेरिट बनेगी। अब अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं अपना, कि हाँ सिलेक्शन हो जाए, तो कम से कम 350 के ऊपर नंबर अगर आपका बनता है, तब तो फिर आप ये उम्मीद करिए कि आपको जो है, हो सकता है कि वो मैसेज आए फ़ोन में, एसएमएस आयोग से कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया। मेहनत के ऊपर है, कैसे करके आप मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये तमाम चीज़ों पर निर्भर करता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, हालांकि मेरा YouTube चैनल नया ही है, जो भी देख रहा होगा पहली बार ही आ रहा होगा, तो निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।